हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ 10 मिनट की बुक से, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 और 21 करेंगे। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन 19 है, ऑब्टेन द फैमिली ऑफ कर्व्स विच रिप्रेजेंट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडीई दिस। अब ये कितनी भी लंबी लाइनें लिखी हूँ, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, नीचे दे रहा है कंडीशन u इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 0। लिख भी रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेचुरल सी बात है, जब हमें कॉशी डेटा गिवन है तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकलेगा। तो एज यूजुअल हम जैसे भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, आपको पता है डी एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू एक्स, डी वाई अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू वाई एंड डी यू अपॉन कोफिशेंट ऑफ डी यू अपॉन राइट साइड। पहले हमने वो लिख लिया। ठीक है, अब हमें इससे दो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स निकालने हैं। तो देखो, जब ऐसे दिख रहे हो तो एक तो तीनों को ऐड करके तो देख ही लिया करो, है ना, कि तीनों को ऐड करने से ज़ीरो बन ही जाता है कई बार। ये तो सबसे पहले सभी क्वेश्चंस में ट्राई कर लिया करो। तो हमने इन तीनों को जब ऐड किया तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी यू किया तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन गया। ज़ीरो बन गया तो आपको पता है कि बहुत आराम से हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा। डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी यू इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस यू इक्वल टू सी1। तो एक इंटीग्रल तो बहुत आराम से मिल गया। बेटा, मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसे सिमेट्रिक हो इक्वेशंस, नहीं तो जैसे ना, एक तो सबको ऐड करना, ये ज़रूर ट्राई किया करो। और एक एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये ज़रूर ट्राई किया करो। और एक डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई, लास्ट टाइम इसके क्वेश्चंस कराए थे जब अलग से एक्स दिख रहा हो। तो इस टाइप की चीज़ें तो ज़रूर ट्राई किया करो एक बारी, कि इनसे कोई इंटीग्रल बन रहा है कि नहीं। अब हमें एक इंटीग्रल और निकालना है। तो देखो ज़रा, हम कुछ कैसे सोच सकते हैं। मैं एक और नई टेक्निक आपको सिखाती हूँ। देखो, अब ये तो मुझे दिख रहा है कि डी एक्स डी वाई और डी यू जिस भी तरीके से मुझे गिवन है, इनके कुछ कॉम्बिनेशन तो बनाने पड़ेंगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन में ना, इधर देखो ज़रा, ये डी एक्स और डी वाई तो एक जैसे से दिख रहे हैं, है ना। डी यू के पास कुछ कम टर्म्स दिखाई दे रही हैं। आप इसमें ये देख रहे हो -3x-2y। ठीक है, नीचे देख रहे हो डी यू के नीचे -3x-2y है। इसमें ना ये टर्म देखो, x-2y है। ठीक है, आप ना इस वाली साइड पे ना dx और dy से जो है x-2y बनाने की कोशिश करो। देखो कैसे बनेगा। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन लेती मैं तो ये dx-2dy बनता। एक बारी ना आप dx-2dy ट्राई करो। देखो, dx-2dy उसको ट्राई करो और देखो ज़ीरो बन रहा है या किसी के साथ इक्वेट करने से, मतलब dx-2dy करूँ तो du के साथ अगर मैं इक्वेट करूँ तो क्या मेरा सॉल्यूशन ठीक हो रहा है। इससे मैंने मतलब क्या करती हूँ मैं कई बारी कि जो थर्ड वाला इंटीग्रल है या कोई और इंटीग्रल है ना जो अलग लगे, उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म हो ना, उसको साइड में डिफ्रेंशिएट करके देख लो। जैसे ये x-2y है ना, तो इसको डिफरेंट, इसके आगे d लगाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, dx-2dy। तो एक बारी dx-2dy ट्राई करके देखो ज़रा, इससे सॉल्यूशन बन रहा है। देखो मैंने किया dx-2dy, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन -2 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने जब उसको नीचे किया तो मेरा सारा सॉल्व होकर 9u बन गया। और इधर मेरे पास थर्ड इंटीग्रल है ही है। ठीक है, तो डी यू अपॉन दिस आ गया मेरे पास। ठीक, तो अब आप इसको देखो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इंटीग्रेट किया दोनों साइड, तो आपके पास ये आ जाएगा। दोनों इंटीग्रल मिल गए। अगर मुझे दोनों इंटीग्रल मिल गए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो हम इसमें इनिशियल कंडीशंस डाल देंगे। हमारे को इनिशियल कंडीशन मिली हुई है u इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 0। तो हमने इसके अंदर इनिशियल कंडीशन डाल दी ये वाली। ठीक है, y को 0 डाल दिया, x की जगह पे u डाल दिया, तो मेरे पास आ गया 2u इक्वल टू c1। फिर दूसरी वाले एक जो इंटीग्रल आया था उसमें भी डाल दिया, तो हमारे पास आ गया 4u² इक्वल टू c2। अब 3 और 4 को देखेंगे और इनसे हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन c1 एंड c2। तो मेरा रिलेशन आ जाता है, यहाँ से सभी को दिख रहा होगा आराम से, c1² इक्वल टू c2। तो मेरे पास रिलेशन आ गया c1² इक्वल टू c2। अब c1 और c2 की वैल्यू आप जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमारी ऊपर आई थी उनमें से डाल देंगे तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आज मैंने आपको एक नई टेक्निक बनाई है एक और इंटीग्रल ढूंढने की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ ऐसा ही यूज़ होगा। आप देख रहे हो इसमें u की तो एंट्री कहीं नहीं है, इसमें तो z दिख रहा है, साथ में p और q। तो मैंने आपको बताया था p का मतलब होता है डेल z बाई डेल एक्स और q का मतलब होता है डेल z बाई डेल वाई। तो हमारे को, और दूसरी बात ये देखो, आपको इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में चाहिए होती है, p प्लस q इक्वल टू r। यहाँ पे जो ये r है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, वो लेफ्ट साइड पे है, तो पहले इसको राइट साइड पे ले आना। तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जहाँ मेरी पेंसिल है। ठीक है,
देन यू हैव टू राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी एक्स डी वाई एक्स और वाई हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, तो आपका बन जाएगा डी एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ पी, डी वाई अपॉन कोफिशेंट ऑफ क्यू एंड डी जेड अपॉन राइट साइड। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब मैंने फिर बताया आपको, जब भी ऐसे इतने लीनियर टर्म्स दिख रही हो एक्स वाई जेड, तो एक बारी तीनों को ऐड तो ज़रूर करके देखें कि क्या हो रहा है। जब हमने तीनों को ऐड किया तो हमें यहाँ पर 8z मिल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐड करने से मेरे पास डी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया, और जो कि मुझे डी जेड के पास दिखाई भी दे रहा है। मतलब फिर वही टेक्निक यूज़ करी कि जो थर्ड टर्म डी जेड के नीचे जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, इसका अगर मैं साइड में, देखो ज़रा मैंने कैसे सोच लिया, मेरा डी जेड के नीचे ये है ना, इसका ये उठा लो ज़रा साइड में। इसके ऊपर अगर मैं डी लगाती तो क्या बनता, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। तो इसका मतलब मैं तीनों को ऐड करने वाली टर्म का इस्तेमाल कर सकती हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से मुझे आंसर मिल सकता है। तो मैंने यहाँ से भी सोच लिया कि तीनों को ऐड करके थर्ड के साथ इक्वेट कर देती हूँ। तो यहाँ से जब मैंने इसको किया तो मेरे पास अब क्या हो गया, देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए आराम से, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया आपने। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एक फर्स्ट इंटीग्रल निकल कर आ गया। सब बच्चों को समझ आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया और ये आपके पास निकल कर आ गया। अब मुझे एक और सोचना है, ठीक है ना। अब एक और मैं कैसे सोचूं, देखेंगे वेरिएबल को एडजस्ट करके। ये देखो जो मेरे पास है यहाँ पे, देखो ये है x प्लस वाई प्लस 5z और इधर है 4z। अब 5z में से 4z माइनस हो गया तो एक सिंगल z बच जाएगा, जो कि इसके पास भी है एक सिंगल z, है ना। तो इससे मैच होता हुआ दिख रहा है ना आपको। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5z माइनस 4z कराना पड़ेगा, यानी कि dx माइनस dy करना पड़ जाएगा आपको, है ना। तो dx माइनस dy करके देखें ज़रा कितना हो रहा है हमारे से सॉल्व। dx माइनस dy किया तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड आ गया होगा, और डी जेड के पास अपने आप में एक्स प्लस वाई प्लस जेड था विद द नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब तीनों को ऐड करने से ज़ीरो बन जाएगा। तो तीनों को ऐड कर दिया तो ज़ीरो बन गया, ठीक है। हमारे पास सेकंड इंटीग्रल भी आ गया, आपने इंटीग्रेट करके दोनों साइड निकाल दिया। अब इसकी इनिशियल कंडीशन डालनी है। इसमें बच्चों को क्लास में इनिशियल कंडीशन डालने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। देखो इनिशियल कंडीशन दे रखी है z इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मेरी पहली इक्वेशन ये वाली है जहाँ मेरी पेंसिल है, ठीक है। इसके अंदर डालना है तो पहले ना सिर्फ z को 0 डाल दो, क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा ना। तो पहले z को 0 डाल दो। z को 0 डालने से मुझे मिल गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर भी z को 0 डाल दिया तो ये टर्म खत्म हो गई, मेरे पास आ गया c1, ठीक है। तो मेरे पास आ गया बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू c1, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है। तो अब इसका स्क्वायर खोल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या आ गया c1, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डाल दो, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू c1। अब हम ऐसे ही दूसरा वाला जो इंटीग्रल आया था हमारा सेकंड इक्वेशन का, उसमें डालेंगे। तो सेकंड वाला हमारे पास आया था x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू c2। अब इसमें भी ना ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख नहीं रहा अभी, पर हमें z इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो हमने z को तो 0 डाल ही दिया। z को 0 डालने से x माइनस वाई इक्वल टू c2 आ गया। अब मुझे डालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबको समझ आ गया होगा आपकी इसका स्क्वायर कर लेना चाहिए। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब स्क्वायर को खोल लिया, खोलने के बाद मेरे पास टर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह मैंने ए स्क्वायर डाल लिया, ठीक है बच्चों। अब ये ए स्क्वायर आ गया आपके पास यहाँ पे। तो एक इक्वेशन जो ऊपर आई थी ए स्क्वायर प्लस 2xy वाली, जो हमने थर्ड मानी थी, और एक ये आ गई ए स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू c2 स्क्वायर, जो कि फोर्थ है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, माइनस मत करना, माइनस करने से 4xy बच जाएगा। मुझे रिलेशन बनाना है c1 और c2 के बीच में इन कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। उसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो 4xy इक्वल टू c1 माइनस c2 स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरे को फिर 4xy एलिमिनेट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, तो ये 2xy माइनस 2xy करके 0 हो गया, और मेरा रिलेशन अब c1 और c2 के बीच में ये आ गया इक्वेशन नंबर 5, विच इज़ वेल इन कांस्टेंट टर्म्स, राइट। अब इसके अंदर c1 और c2 की वैल्यू डाल दीजिए। जो सबसे पहले आपका रिलेशन निकलता है ना 1 और 2, उसमें से डालते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 के अंदर से जो रिलेशन था वो आपने c1 और c2 की वैल्यू डाल दी। तो ये हमारे पास बेटा निकल के आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक कराऊंगी आपको, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्वेश्चन देख लो जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।